हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 64। दिस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीसी एग्जामिनेशन, बिकॉज इस सीरीज के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं करंट अफेयर्स में से। आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना, सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं, राइट। तो चलिए लेट स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हमने एक कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है। दैट इज ऑन 15 जून 2025। This course is going to be very helpful for those students who are preparing for the means 2025 as well as those students who are preparing for the means 2026। देखो, फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या ऑप्शनल चूज करें क्या करें, फिलोसफी ऑप्शनल कर लो। नहीं आ बार हम लगवा देंगे आपकी, ठीक है। इसके अंदर पूरा का पूरा हम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर। डिटेल कंप्लीट नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। प्लस यहाँ पर स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। ऐसा आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है कि भैया एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो फिर हम आपको आंसर का आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें देख लेना, आप करना हो तो करो नहीं तो नहीं करो। नहीं, यहाँ पे डेली का एक बेस डेवलप करा जाएगा आंसर राइटिंग का, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग विल बी देयर, जो कि बुकलेट प्रोग्राम, एक बहुत अल्ट्रा इनोवेटिव प्रोग्राम है बुकलेट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपका जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो चार बाग टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने होंगे, वो आपको डेली के आंसर राइटिंग के अंदर बुकलेट प्रोग्राम में लिखाए जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कैसे लिखनी होती है और पूरा टॉपिक कैसे लिखना है ना, वो सब इसके अंदर बताए जाएंगे। फिर उसके बेसिस पे एक बार फाउंडेशन बन जाएगा तो वीकली टेस्ट रहेंगे, वीकली टेस्ट के बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगी, है ना। इसके अलावा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेटिव स्टेप यहाँ पर लिया है कि जो भी जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो सभी बच्चे बैठकर, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आपस के अंदर, ठीक है। सभी बच्चों को एक जगह बिठाऊंगा मैं, उसके अंदर आपस के अंदर फिर डिस्कस करा जाएगा। जैसे संडे को, हर संडे को ऐसे रख लेंगे कि आपस के अंदर डिस्कस करेंगे इन माय प्रेजेंस, ठीक है। दिस इज नोन एज उपनिषद। उपनिषद का मतलब समझते हो? उपनिषद, उपनिषद मतलब टू सिट नियर, है ना। नियर वाट, नियर द टीचर, ठीक है, और डिस्कस, ठीक है। सिट नियर टीचर एंड डिस्कस, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, हर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कुछ खिलवाड़ मत करिए आप। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वो होना चाहिए जिसके पास, आपके पास एक अच्छा एजुकेटर हो जो स्टूडेंट्स के लिए सोचे, ठीक है, जो आंसर राइटिंग आपको पूरी कराए। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, तो अभी इसके ऊपर 30% ऑफ चल रहा है 31 जनवरी से पहले, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो आएगा वो 31 जनवरी से पहले आएगा, ठीक है। मैं चाहता था कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक माइंड सेट बना ले कि हाँ, हमको ऑप्शनल क्या करना है, पर अभी आ गया है यूपीएससी का नोटिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दैट 900+ सीट्स इस बार आई हैं, ठीक है। अब ऐसा मौका कम आता है, ठीक है, तो आपको ये मौके का फायदा उठा लेना है, राइट। जितना मुझे अभी पता है, मैंने अभी देखा नहीं ऑब्वियसली नोटिफिकेशन और ये सब चीज़ें मैंने देखा नहीं, 900+ सीट्स आई हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट अभी कॉल करके मेरे को बोल रहा था। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यूपीएससी सीएससी को क्रैक करने के लिए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का थोड़ा भी ऑप्शनल डिसाइड हो गया है कि हमको ये ऑप्शन लेना है, वो रहने दो, और जिनका नहीं हुआ वो फिलोसफी ऑप्शनल भर दो। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको फिलोसफी ऑप्शनल करवा दूँ, क्योंकि अभी आपके पास कोई वो भी नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट लें। तो फिलोसफी ऑप्शन ले लो, छोटा सब्जेक्ट है, 3 महीने के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा ही दूंगा, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इको मार्क। इको मार्क क्या है? एक मार्क है, ठीक है। मार्क मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा मार्क बनाओ ना, तो इसका मतलब वो है इको मार्क वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इको मार्क है। इस इको मार्क एक तरह से सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। दिस सर्टिफिकेशन इज गिवन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्होंने अभी इको मार्क्स के कुछ रूल्स को नोटिफाई करा है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। इको मार्क्स क्या है कि मतलब ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर तो दिया जाता है, बट उसके अंदर एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ पर इको मार्क का सर्टिफिकेट दिया जाए। इको मार्क का सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से ये प्रोडक्ट बना है। कि इस प्रोडक्ट को बनने के अंदर एनवायरमेंट को ज्यादा डिग्रेड हमने नहीं करा है। हमने इस प्रोडक्ट को बनाया तो हमारे दिमाग के अंदर एनवायरमेंट के बारे में भी ख्याल चल रहे थे कि भाई देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, ऐसा हम प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर एक थप्पा लगा दिया जाता है, दैट थप्पा इज नोन एज, ये मटका वाला थप्पा जो होता है, ठीक है, इस मटके वाले थप्पे को बोला जाता है इको मार्क, है ना। किसी प्रोडक्ट में देखना इको मार्क आपको मिल जाएगा, इको मार्क प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, राइट। तो देखो, इको मार्क इज ए सर्टिफिकेशन अवार्डेड टू द इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है भाई। इसके नीचे बीआईएस है, ठीक है भाई। और बीआईएस के जो होता है वो इको मार्क प्रोडक्ट पे इको मार्क करता है, ठीक है, सर्टिफिकेशन देता है, एक सर्टिफिकेशन है। जैसे एक
स्टार सर्टिफिकेशन होता है ना, स्टार कि 2 स्टार है, 3 स्टार है, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 5 स्टार है। ये क्या होता है ये बताओ मेरे को सबसे पहले, ये कौन देता है, कौन लगाता है? ठीक है, 5 स्टार प्रोडक्ट लेते हैं आप, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है ये आप मेरे को बताएगा, बताइएगा क्या क्या जानते हो इन स्टार के बारे में। इसके ऊपर एक वो आ गया है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है दैट इज नोन एज इको मार्क, जिसके अंदर ये मटका, डोलता हुआ मटका यहाँ पे लगाया जाता है। इसका मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना ना भाई, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के तुमने ये प्रोडक्ट बनाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के बेसिस पे ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इको मार्क का सर्टिफिकेशन मिलता है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाता है, ठीक है। कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा का पूरा भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इको मार्क सर्टिफिकेशन एंश्योर कंप्लायंसेस विद द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो, to a product that has license or a certificate of conformity with Indian standards granted under the Bureau of Indian Standard Act or mandate of quality control orders and that require the criteria as prescribed below। सबसे पहले, इको मार्क इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन मेड प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। यूएसए का प्रोडक्ट होगा, वो भी कहेगा कि भाई इको मार्क उस पर भी लगा दिया अगर हमारे बीआईएस ने, ठीक है, जो भारत के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है, बीआईएस ने तो उसको भी, उस पर भी लग सकता है मतलब। तो यहाँ पर आएगा इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ओनली। अच्छा भाई ध्यान सुन लो, एक बात ध्यान सुन लो, अभी भी याद आया। अभी ये क्लास होगी, ठीक है, 5 बजे ये क्लास हो जाएगी अपलोड, ठीक है। 5 बजे के बाद फिर 7 बजे वापस आना, 7 बजे इसके ऊपर एमसीक्यूज होंगे, वो अब भी देखना, ठीक है। इसी क्लास के ऊपर एमसीक्यूज, ये सबसे बेस्ट आपके लिए है भाई। जीवन के अंदर इतना इतना क्वालिटी नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि पहले क्वेश्चंस यहाँ पर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले सॉरी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। E-commerce certification is available for a wide range of categories, soap, detergent, manufacturing product, industrial products, consumer products, सबके ऊपर ये ई-कॉमर्स अपन करा सकते हैं, ठीक है। According to the rules, eco-mark may be granted to the product that meet specified environmental criteria as per the resource consumption and environmental impact. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? मैन्युफैक्चरर मस्ट अप्लाई इको मार्क थ्रू द सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू यहाँ पर कर सकता है, जिसके अंदर सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको लिख कर देगा भाई ने जो प्रोडक्ट बनाया बहुत ही मस्त बना दिया है, ना एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करा है भाई को, तो भाई इको मार्क प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ड्यूरेशन 3 साल के लिए मिलेगा। ओवरसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टीयरिंग कमिटी हेडेड बाय द एनवायरमेंट सेक्रेटरी। ये उसको देखता रहेगा कि भाई हाँ 3 साल तक ये सही कर रहा है ना वही काम, कई प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगाने के लिए तो नहीं लिया इसने सिर्फ। समझ में आया? इको मार्क का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही मस्त बना है, ठीक है, एनवायरनमेंट को बिना डिग्रेड करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से बनाया, तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे भाई तू इको मार्क प्रोडक्ट है। उसके ऊपर ये ठप्पा लगा देंगे, उल्टा मतलब डोलता हुआ मटका, ठीक है। ये इसका एक तरह से क्या है, सर्टिफिकेशन का। तो आप देखना किसी प्रोडक्ट पे अगर ये हो तो आप देखना उसके प्रति संवेदना, सिंपैथी प्रकट करना, हाँ भाई कितना अच्छा आदमी है, ठीक है, इसने जो प्रोडक्ट बनाया इसके अंदर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन नहीं हुआ, ठीक है। ग्रास ऊपर इफेक्ट, ग्रास ऊपर इफेक्ट रिसेंट इन द न्यूज, बताओ क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ग्रास ऊपर इफेक्ट क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, आर्कटिक जो है ना, नॉर्थ पोल के ऊपर बहुत सारा प्लास्टिक आ रहा है। क्या बात करो सर, नॉर्थ पोल पे प्लास्टिक कौन रहता होगा सर नॉर्थ पोल पे इतनी ठंड में? कोई नहीं रहता भाई। पर फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स आकर इकट्ठे हो जा रहे हैं, और नॉर्थ पोल पे भी हो रहे हैं और साउथ पोल पे भी हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो इतने आदमी भी नहीं रहती, जनता भी नहीं रहती, फिर भी ये प्रोडक्ट यहाँ पर चले कैसे जाते हैं? पॉइंट नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये प्रोडक्ट इसलिए चल जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रास ऊपर इफेक्ट, ग्रास ऊपर इफेक्ट के कारण चले जाते हैं। तो ग्रास ऊपर इफेक्ट क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई, आपने मान लो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट, ये आप यहाँ पर हो, पेड़ लगा देते हैं इंसान, ठीक है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण क्या कर रहा है? बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। एक पॉल्यूटेंट्स, एक टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉल्टेकल वॉल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि आप देखेंगे पेंट्स के अंदर जो होते हैं, जैसे पेंट आप करते हैं ना, पेंट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें से कुछ कंपाउंड जो होंगे ना वो रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट कर जाएंगे। ऐसे इतने वॉलेटाइल होते हैं, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाएंगे और घूमेंगे, ठीक है। जब पेंट करते हैं, जब आपने देखा होगा जुकाम से लग जाती है, ठीक है। क्यों लग जाती है? बिकॉज वो जो वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपराइज होकर आपकी नाक के अंदर घुस जाएंगे और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, दैट्स वाई, है ना।
ऐसे जो होते हैं ना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, उनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर थोड़ी गर्मी होती है, तो वहां से ये उठते हैं, ठीक है, उठते हैं और फिर ऊपर जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जाके कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे ये जाकर, ये तो उड़ दिए, उड़ गए, ठीक है, अब ये जाकर बैठेंगे कहाँ पर, ये जाकर बैठेंगे कहीं पर जहां पर की ठंड होगी, ठंड। अब ट्रॉपिकल रीजन अब ऐसे समझो, कैसे समझाऊं, ये मान लो अर्थ है ना, ये अर्थ है, इसका इक्वेटर ही है, ठीक है, अब यहाँ से ही उठ गए, ये यहाँ से इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन्स, ये वाला, ये दोनों अंगली है ना ट्रॉपिकल, मतलब ये दोनों अंगली ट्रॉपिकल रीजन्स है, ऐसे मान लो, अर्थ समझ रहे हो, ये ट्रॉपिकल रीजन्स है, बीच में से यहाँ से इक्वेटर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से उठा पॉल्यूटेंट, ठीक है, उठा, अब ये क्या करेगा, ये विंड के साथ साथ बहेगा, विंड के साथ साथ बहेगा, और फिर जाकर कहाँ बैठेगा, वहां बैठेगा जहाँ पे ठंड है, तो ठंड तो पोल्स पे है, तो पोल्स पे जाके बैठ जाएगा। तो पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहे हैं कहाँ पर, आप देखेंगे पॉल्यूटेंट क्रिएट हो रहे हैं ट्रॉपिक्स के ऊपर, ये देखो यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, और ये उठते हैं यहाँ से, और उठ के यहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं, इस तरह से उठेंगे और उसके फिर यहाँ पर जाकर जमा। तो दिस इज नोन एज ग्रास हुपर इफेक्ट, दिस इज नोन एज ग्रास हुपर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रास हुपर इफेक्ट आल्सो नोन एज द ग्लोबल डिस्टिलेशन इफेक्ट इज द प्रोसेस or phenomena where pollutant release in one region travel long distance through the atmosphere and accumulate in the colder regions, particularly near the poles. I hope this is clear. This process explains how toxic substances like pesticide and industrial chemicals are found in the remote areas far from their sources. तो ये समझो, ये उठा, यहाँ पे वार्म एरिया है, तो वार्म एरिया है तो थोड़ा भी रूम टेम्परेचर होगा तो पॉल्यूटेंट वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होने के बाद इस तरह से मूव करा, और इस तरह से मूव करने के बाद इस तरह से बैठ गया, ठीक है, पोल्स पे जाकर, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडेंस हो गए। अब मान लो यहाँ पर थोड़ी सी हीट हो जाएगी, तो फिर ये वापस उठ जाएंगे, चलो भाई, और फिर ये वापस उठ के घूमेंगे और ठंडी जगह पे बैठेंगे, इस तरह से इनका चलता रहता है भाई, इनका ये साइकिल चलता रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रास ऊपर इफेक्ट आ जाएगा एग्जामिनेशन में तो समझ पाओगे। देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, पहले इवापोरेट हुआ, ठीक है, सेमी वोलेटाइल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इवापोरेट फ्रॉम द वार्म रीजन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, हवा के साथ, विंड के साथ, एयर के साथ ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर कंडेंस हुआ इन कूलर रीजन, दे गेट कंडेंस, ठीक है, वाह, कूलर रीजन में इनका क्या होता है, हालत खराब हो जाता है, तो ये नीचे आके बैठ जाता है, ठीक है, इवापोरेट हो रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं, जो वार्मर रीजन होगा उधर से इवेपोरेट हुए, फिर जाकर कूलर रीजन ढूंढते हैं, अरे भाई हीरा भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, वहां पर बैठ जाते हैं। रीवोलेटाइलाइजेशन हो सकता है जब टेम्परेचर वापस से राइज करेगा, तो फिर वो ये राइज कर जाएंगे और फिर इधर उधर घूमेंगे, राइट। तो ग्रास सुपर इफेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट इज फिंटरनेट। फिंटरनेट क्या है, फिन मतलब फाइनेंशियल, और नेट का मतलब क्या, इंटरनेट, फाइनेंशियल इंटरनेट, राइट, दैट इज नोन एज फिंटरनेट, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फिंटरनेट बोल। चलो भाई फिंटरनेट पढ़ते हैं। फिंटरनेट मतलब फाइनेंशियल, और टर्नेट का मतलब क्या है, इंटरनेट, ठीक है। तो दो वर्ड से बना हुआ है ये। अभी क्या हुआ है कि नंदन नीलकनी जो है, ठीक है, नीलकानी, ठीक है, नंदन नीलकानी बहुत बड़ा आदमी है भाई, इन्फोसिस का को फाउंडर है, ठीक है, प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिंटरनेट एज ए विजन फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम। फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फिंटरनेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रपोज करा है। फिंटरनेट क्या है साहब, फिंटरनेट मतलब फाइनेंस प्लस इंटरनेट। सर हमको तो लगा पता नहीं क्या ही टर्म है, फाइनेंस प्लस इंटरनेट, मेरे को ऐसा लगा था जब मैं पढ़ रहा था इसको, पर है इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है, कि फाइनेंस के लिए इंटरनेट का यूज करें, ठीक है, कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करें फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब जैसे लोन देना, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डेटा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसको रखना अपने पास, ठीक है, मतलब एक उसका पूरा का पूरा सिस्टम बना कर रखना, ठीक है, आ, एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा ट्रांसफर करना, राइट, ये सब चीजें जो है इंटरनेट के थ्रू करो, बस और कुछ नहीं है इस टर्म का मतलब, तो समझो फिंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अच्छा, अब आजकल के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल फिंटरनेट के अंदर ये सब चीजें यूज करो, क्रिप्टो आ जाएगा, क्रिप्टो क्रिप्टो फिंटरनेट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, इट रेफर्स टू द यूजिंग द इंटरनेट एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज। इट एनविजन्स interconnected financial ecosystem like the internet empowering individual, ठीक है, and businesses by placing them at the center of their financial activities, right। I hope this is clear to everyone। तो फिंटरनेट का मतलब क्या हो गया, फिंटरनेट का मतलब फाइनेंस प्लस इंटरनेट हो गया है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, इट इनेबल्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट, एनी अमाउंट, एनी टाइम, एनी वेयर, यूजिंग एनी डिवाइस, ठीक है।
कि भाई मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पैसा करना है ट्रांसफर, ठीक है, तो मैं क्रिप्टो के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंटरनेट, ठीक है। मैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करके, ठीक है, जैसे आप करते हैं ट्रांसफर, ठीक है, अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, पेटीएम वेटीएम यूज करके, इस तरह से इन सबको अपन क्या कहेंगे, इन सबको हम अपन इंटरनेट बोलेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस बैरियर्स बिटवीन द फाइनेंशियल सर्विसेज, सिंप्लीफाइंग क्लियरिंग मैसेजेस चेन्स एंड एलिमिनेटिंग सिस्टम फ्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेजर टेक्नोलॉजी पता है तुमको, लेजरिंग, लेजरिंग कॉन्सेप्ट पता है, लेजरिंग, लेजरिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। मैं मतलब बताता हूँ, पर इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना देंगे लेजरिंग का, लेजरिंग के ऊपर ही पूरा ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी जो है, लेजरिंग के कॉन्सेप्ट को ही हटाकर ये क्रिप्टो करेंसी आया था, ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बताता है, राइट। तो नेक्स्ट इज डीप स्टेट। क्या है डीप स्टेट? अभी आप सुने होंगे, यूएसए पे हमने एलिगेशन लगाया, ठीक है, प्लस कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाया कि कांग्रेस यूएसए का डीप स्टेट को यूज करके भारत की गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है। राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, गांधी जो है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज करा गया, पार्लियामेंट में हु हल्ला हुआ था इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है डीप स्टेट, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। चलो तो डीप स्टेट का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको मैं पाकिस्तान के एग्जांपल समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल समझो। एक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये काम कर रही है देश के लिए, ठीक है, पर इसके साथ साथ एक पैरेलल कोई और पर्सन भी, ठीक है, इट कैन बी मिलिट्री, इट कैन बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनी मीडिया प्लेटफॉर्म। वो क्या कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, किसी और देश को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करने के लिए, या फिर कुछ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इनकी जो पॉलिसीज बन रही है उनको इन्फ्लुएंस ये चीज कर रही है, मतलब ये तो कठपुतली है, मेन काम तो ये आदमी कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं इनकी नॉलेज के बिना ये कर रहे हैं, राइट, ये वाले लोग कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डीप स्टेट, इनको डीप स्टेट बोलेंगे। डीप स्टेट मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ना करके कोई और काम कर रहा है, ठीक है, और उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि पॉलिसी मेकर तो सेकेंडरी हो गए और ये हो गए प्राइमरी, दैट इज नोन एज डीप स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हो गया थोड़ा सा टिपिकल चीज। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पाकिस्तान के एग्जाम्पल से वैसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान, कारगिल युद्ध, क्या बात है सर, ठीक है। कारगिल युद्ध के अंदर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं था कि कारगिल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। उनको मिलिट्री जो है, मिलिट्री ने पूरे डिसीजन मेकिंग कर लिया, मिलिट्री जो थी वो कारगिल को क्रॉस करके, ठीक है, आगे बढ़ गई, इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गई थी। इनको भाई साहब को पता ही नहीं था, ठीक है, किनको? इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है। तो ये मिलिट्री ने सारी पॉलिसी मेकिंग, ये अगर किसी कंट्री के अंदर युद्ध करना है, अंदर घुसना है, तो किसको पता होना चाहिए? उसका प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा ना, ये मिलिट्री वालों ने डिसीजन ले लिया था। तो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो डीप स्टेट रेफर टू ए हिडन और क्लैंडेस्टाइन नेटवर्क ऑफ द पावर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ नेशंस इलेक्टेड लीडर। इलेक्टेड लीडरशिप तो भाई चने खा रही है, ठीक है, और ये काम करे जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से, ऑफन कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स सच एज मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, इस तरह से इसको डीप स्टेट बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ डीप स्टेट क्या है? सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं, बताना नहीं है किसी को, ठीक है, ऑपरेट्स कोवर्टली अवे फ्रॉम द पब्लिक स्क्रूटनी, पॉलिसी इन्फ्लुएंस, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है, एक्सर्ट डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल ओवर द की पॉलिसी। पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना चाहिए, उसका ना होकर किसी और के और का हो रहा है, ठीक है, स्पेशली इन द नेशनल सिक्योरिटी इन द फॉरेन रिलेशंस, ठीक है। शैडो नेटवर्क comprises alliances among government officials, corporations and intelligence agencies, undermining democracy, work against the elected government to maintain its interest, global reach, influences इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अच्छा, ये समझ में आ गया ना डीप स्टेट का मतलब? ये देखो चिपको मूवमेंट का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि किसी एक जमाने, ये तो आपने सुना होगा, देखो कि एक बार एक राजा ने ऑर्डर दिया कि पेड़ काट लो, है ना, तो लोग इसके चिपक गए ट्री के, और फिर उसने, राजा का ऑर्डर था तो वो तो मानना था, तो पेड़ों पेड़ों के साथ साथ लोगों को भी काट दिया, ठीक है। आपने सुना होगा, राजा को महल बनाना था, उसने क्या, और एक मिनट रुका, ठीक है, चाय, एक सेकंड रुको।
जस्ट गिव मी मिनट। चलो भाई, करते आगे। पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब चाय बनाई हुई रखी हुई थी मैंने, राइट। बट फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पी नहीं है। बट ऐसा है कि पी ली है, राइट, क्योंकि चाय कहीं दिख ही नहीं रही है ना। गिलास रखा हुआ है, वो जो जिसके अंदर पी थी ना, वो गिलास रखा हुआ है वॉश बेसिन के अंदर। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने चाय पी है कि नहीं पी। खैर, मुझे लगा अभी गैस पे चढ़ी हुई है, इसलिए मैं इतना फास्ट किया। चलो कोई बात नहीं। 2023 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट। ठीक है। दैट्स वाई इट इज इन द। अच्छा, ये कहानी आपने सुनी होगी ना बचपन में, पता है, पेड़ के साथ साथ आदमियों को काट डाला भाई। ठीक है। दैट वाज नॉट द चिपको मूवमेंट, वो चिपको मूवमेंट नहीं था, बट दैट वाज बिश्नोई मूवमेंट, है ना। बिश्नोई मूवमेंट, तो दोनों को मिक्स मत करना। बिश्नोई मूवमेंट इज डिफरेंट एंड चिपको मूवमेंट इज डिफरेंट। पहले अपन बिश्नोई मूवमेंट ही पढ़ते हैं। हाँ, चिपको मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द बिश्नोई मूवमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो बिश्नोई मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, राइट। चलो, तो origin and background, Bishnoi movement dates back into 1730 in Rajasthan. It was initiated by the Bishnoi community followers Guru जम्बेश्वर। ठीक है, बिश्नोई से कुछ याद आया आपको? ठीक है, सलमान खान याद आ गए होंगे, लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, वही वाला बिश्नोई है ये, ठीक है ना। तो बिश्नोई जो कम्युनिटी है ना, दे आर हैविंग ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना। एनवायरनमेंट के अंदर जीव जंतु को प्रोटेक्ट करना है। देखो कितना अच्छा, मतलब एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो होता है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट उनके अंदर पहले से इनर्ट है। अगर ये सबके अंदर आ जाए, सबके अंदर, पूरे विश्व के अंदर आ जाए, तो फिर भाई ग्लोबल वार्मिंग कुछ है ही नहीं। फिर क्या काम है? ग्लोबल वार्मिंग, इतना सारा पैसा उस पर खर्च हो रहा है, तो फिर कोई भी प्रदूषण या फिर इसको बहुत ही लिमिटेड फॉर्म के अंदर हो जाए। कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है, राइट। और चलो, तो हु प्रीच एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एज ए पार्ट ऑफ देयर फेथ, उनका वन ऑफ द, मतलब उनके फेथ के अंदर जो गुरु जम्बेश्वर जो थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी कि, है ना, समाज को, कि भाई ये चीजें आपको पालन करना। उनमें से एक प्रकृति का दोहन नहीं करना है आपको, ठीक है। और इनके बारे में बात करी गई थी, ठीक है। जैसे वो जो हिरन होता है, ठीक है, काला हिरन, राइट। ठीक है, उसके बारे में भी अपन ने एक शायद करंट अफेयर्स में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इन सब के जो है, ठीक है, जो इन सब के बारे में बात करी गई है उसमें, राइट। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, राइट, द मूवमेंट बिगिंस व्हेन द। अच्छा, अब क्या हुआ था इसके अंदर, इस वाले मूवमेंट के अंदर, अब 18th सेंचुरी में जो बिश्नोई मूवमेंट है वो क्या है कि, एक था कि राजा, जोधपुर का राजा ने बोला कि मैं यहाँ पर, है ना, महल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पेड़ है ना, उनको काट दो। तो अब खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़, है ना, खिचड़ी का पेड़ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अमृता देवी बिश्नोई जो थी ना, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा यहाँ पर, ठीक है। और महाराजा ऑफ जोधपुर के अगेंस्ट में, और उसके साथ साथ 363 अदर्स, ठीक है, वो जाकर पेड़ के चिपक गए। अब महाराज का वो है, खिचड़ी ट्री के जाके चिपक गए, है ना, चिपक गए मतलब उसको एम्ब्रेस कर लिया, ठीक है। अब महाराज का आदेश है, तो उनको पेड़ के साथ काट दिया गया। ठीक है, तो आउटकम दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी sacrifice their life, ठीक है, by embarrassing the खिचड़ी tree to prevent them from being cut। ठीक है, आउटकम दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी लेड टू द रॉयल डिक्री। इसके बाद राजा को पता चला, अरे भाई इतना बड़ा हो गया, काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो उसने फिर एक रॉयल डिक्री, मतलब रॉयल ऑर्डर दिया, ठीक है, कि यहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी और बिश्नोई विलेजेस के अंदर कोई भी पेड़ों को नहीं काटा जाए, राइट। इससे इंस्पायर्ड होकर चिपको मूवमेंट आया, ठीक है। और चिपको मूवमेंट वाज आल्सो ए नॉन वायलेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द इंडिया एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल लॉगिंग एंड डिस्ट्रक्शन। तो हुआ क्या था यहाँ पर, देखो उत्तराखंड रीजन के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, देन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तब वो पार्ट था उत्तर प्रदेश का, इन अर्ली
1970s। ठीक है, अब हुआ क्या ये अपन इसके अंदर समझते हैं, है ना। अब देखो 1960s के अंदर क्या हुआ, 1960s के अंदर भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज आने लगी, बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनीज आने लग गई। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सब पेड़ काटते थे। ठीक है, पेड़ काट कर, और पेड़ का बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो पेड़ को काटते थे वो। ठीक है, अब पेड़ जो है विलेजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड का साधन है। ठीक है, तो फूड के लिए भी, फ्यूल के लिए भी, सबके लिए पेड़ चाहिए उनको। ठीक है, तो विलेजर्स जो थे सब एंटी हो गए यहाँ पर, है ना। एक इस तरह से ऐसा हुआ। फिर 1970s तक ये एक मूवमेंट बन गया कि भाई हम पेड़ नहीं काटने देंगे हमारे एरियाज के अंदर, राइट। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर एक मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऑर्डर पास करा गया कि यहाँ पर जो भी लोकल लोग से वो पेड़ नहीं काटेंगे। लोकल्स लोग ने कहा कि यार हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हमारी लाइवलीहुड का तो होगा नहीं कुछ। तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, ये ट्री कंजर्वेशन के लिए, आप फ्यूल के लिए, फूड के लिए कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा पेड़। बट ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली उन्होंने एक स्पोर्ट्स कंपनी को बोल दिया कि भाई तुम काटो आराम से पेड़ जाकर वहाँ पे। तो ये बोलेंगे ये क्या चक्कर है भाई, ये लोग तो बिल्कुल धनाधन पेड़ काट रहे हैं, और हमको पेड़ जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से काटते हैं जिससे कि उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहे। ठीक है, हमारा भी लाइवलीहुड चलता रहे और इकोसिस्टम भी बना रहे। और स्पोर्ट्स कंपनी तो बिल्कुल खटाक से काट देगी सारे ट्रीज। तो यहाँ पर फिर इसके ऊपर लोग भड़क गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, चिपको मूवमेंट बिगेन इन 1973 in the village of the Mandal Chamoli district. Affected villagers led by the Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna organized protests to stop the felling of the tree. ठीक है, in 1960s the need for infrastructural development attracted many foreign logging companies who were eyeing the state's vast forest resource. ठीक है, however the forests were lifeblood of the villagers, they relied on it for both food and fuel. इन 1970 वाइड स्प्रेड फ्लड्स, बहुत सारी फ्लड्स आई 1970 में, और विलेजर्स ने इसका रीजन ये दिया कि भाई इतने सारे पेड़ काटे हैं तुमने, इसके कारण ये फ्लड आई है। और एक बहुत ही ज्यादा ऐसी मानसिकता बन गई कि पेड़ काटना बहुत बुरा है, ये सब कंपनीज वंपनीज आना यहाँ पर बंद करें। तो अदर रीजंस, दूसरा रीजन क्या था, फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि लोकल एग्रीकल्चरिस्ट और हर्डर्स जो होंगे ना, वो ट्री को नहीं काटेंगे फॉर द फ्यूल, वुड और फॉर फूडर्स। ठीक है, बट स्पोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि तुम काटो आराम से मस्ती से। तो लोगों के अंदर गुस्सा हो गया। तो वहां के जो गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट थे, चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फाउंडर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दसोली ग्राम स्वराज संघ, ठीक है, ये उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट करा नियर द विलेज ऑफ मंडल इन 1973। अब यहां पर चिपको मूवमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया कि विमेन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसके अंदर। इसको इको फेमिनिज्म भी बोलते हैं। चिपको मूवमेंट के अंदर ये जो फिलोसफी है इको फेमिनिज्म का मतलब क्या है, वीमेंस आर प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, तो वीमेंस वर एट द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट, एक्टिविस्ट लाइक द गौरा देवी, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर इन द रेनी विलेज, प्रोटेस्ट प्लेड क्रूशियल रोल। दे फिजिकली हक ट्रीज टू प्रिवेंट द लॉगर्स फ्रॉम कटिंग दैम, गिविंग द मूवमेंट इट्स नेम चिपको, मीन्स टू क्लिंग इन द हिंदी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Chipko movement gained traction under the Sundarlal Bahuguna, an ecosystem activist who spent his life persuading, educating people's villagers कि भाई देखो हिमालयन इकोसिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना होगा, फॉरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। इट वाज हिज एंडेवर दैट सा देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बैनिंग द कटिंग ऑफ द ट्री। तो उन्होंने बैन लगा दिया था कटिंग। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो भी चिपको मूवमेंट की ही देन है, 1980 के अंदर आया। तो उसके इतना ज्यादा फॉरेस्ट के प्रति इतना ज्यादा क्या है कॉन्शियसनेस जनरेट हो गई थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट निकालना पड़ा। बहुगुना, सुंदरलाल बहुगुना का एक स्लोगन था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, कितना अच्छा सिस्टम है, ठीक है, कितना अच्छा कोट है, राइट। तो आप ये कोट यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, राइट। चलो भाई, नेक्स्ट इज पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये है ना, साउथ कोरिया लेकर आया है कॉन्सेप्ट। साउथ कोरिया का कि देखो यार भाई, एक एक अपन करते हैं सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट से पीस हम क्रिएट कर सकते हैं। बोले क्या मतलब है आपका। ठीक है, यहां पर अब ध्यान सुनो, मान लीजिए ये एक नेशन है, नेशन वन, ये एक नेशन है, नेशन टू, ये आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, धम 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 एक दूसरे को मार रहे हैं, राइट। तो साउथ कोरिया एक कॉन्सेप्ट देता है। साउथ कोरिया कहता है कि देखो नेशन वन और नेशन टू से बोले भाई लड़ाई अपनी जगह है, पर अपन क्या करते हैं, एक इनको एक कॉन्सेप्ट दें कि भाई यहाँ पर है ना
बॉर्डर एरिया के ऊपर फॉरेस्ट लगाते हैं, चलो फॉरेस्ट बनाते हैं। और इसमें अपन दोनों का कॉपरेशन होगा, दोनों इसके अंदर क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। ठीक है, कन्फ्लिक्टेड जोन है, कन्फ्लिक्टेड जोन के अंदर दोनों कॉपरेट करके फॉरेस्ट उगा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये भी फॉरेस्ट लगा रहा है और दोनों मिलकर फॉरेस्ट लगा रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो अब जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है इनके बीच में कंफ्लिक्ट ही खत्म हो जाए। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपस के अंदर इनका एक तरह से एक म्यूचुअलिज्म का पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, ये भी काम कर रहा है ये भी। तो ये कह रहे हैं कि जो टेंशन वाले रीजन है ना, वहां पर फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट ला दो। और वहाँ की, जैसे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में लड़ती है, हम होने नहीं देंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं आपस के अंदर कि हम तेरा काम नहीं होने देंगे, हम तेरा काम नहीं। इन सबसे कहो चारों मिलकर चलो पेड़ लगाते हैं, और ये पेड़ लगाने में बिजी हो गए। ठीक है, तो पेड़ लगाएंगे, आपस के अंदर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सब बढ़ेगा। तो सोसाइटी के अंदर फ्रिक्शंस कम होंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज नोन एज पीएफआई, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, राइट। तो यहाँ पर देखो, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ साउथ कोरिया टू यूज द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एज ए पीस बिल्डिंग प्रोसेस। इट एम्स एट एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन conflict torn border areas and would go on a long way in elevating tensions and building trust between the communities living there and between the enemies countries in the particular। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि भाई जहाँ पर भी कंफ्लिक्टेड जोन है वहाँ पर क्या है, हमको फॉरेस्ट करना है। फॉरेस्ट फोकस ऑन द रिस्टोरेशन इंक्लूड रिफॉरेस्टेशन, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें करें। इससे क्या होगा, पीस बिल्डिंग होगी, रिड्यूस कंपटीशन ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में दो दो जगह लड़ाई क्यों होती है कि भाई यार यहाँ पर है ना, तेरे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, तो ये एरिया तू मेरे को दे दे। ठीक है, इसीलिए लड़ाई होती है। तो अगर हम यहाँ पर भी रिसोर्सेज जनरेट कर देंगे, दोनों मिलकर यहाँ पर भी रिसोर्सेज, तो लड़ाई भी नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देंगे, जॉर्डन रिवर बेसिन। अब देखो, आपने सुना होगा इसराइल पैलेस्टीन हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, बुरी तरह से लड़ते हैं। तो इन दोनों को कहें कि ठीक है यार, लड़ाई अपनी जगह, अपन एक है ना जगह, अपन क्या करते हैं, अपन एक तरह से उस जगह को के ऊपर अपन वाटर रिसोर्स को रिस्टोर करते हैं वहां पर, जो जॉर्डन रिवर बेसिन है ना उसके ऊपर। तो इसराइल, पैलेस्टीन और जॉर्डन, ये तीनों पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव के अंडर, ठीक है, कोऑपरेटिव इफर्ट्स कर रहे हैं, इसराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन, टू रिस्टोर वाटर रिसोर्स एंड रिड्यूस टेंशन ओवर द शेयर्ड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उस वो हमने अभी लॉन्च करना है। ठीक है, जून 2025 के अंदर, 15 जून 2025 के अंदर सभी बच्चों को कह रहे हैं कि फिलोसफी ऑप्शनल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल चूज नहीं करा, या फिर जिनके पास पहले से फिलोसफी ऑप्शनल माइंड बना कर बैठे हुए हैं जो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर हम आपको, ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक लूप होल है यूपीएससी का, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं फिलोसफी ऑप्शन को। तो जिसको समझ भी नहीं आ रहा भाई कौन सा ऑप्शन लूँ, फिलोसफी डाल दो, अभी नोटिफिकेशन आज के दिन ही नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आप फिलोसफी ऑप्शन डालो उसके अंदर। ठीक है, बाकी का काम मेरा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको दूंगा उसके अंदर। फिलोसफी के अंदर बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का ऑप्शन था। ठीक है, और इसके अंदर काफी अच्छे मार्क्स मेरा इसके अंदर आए थे। ठीक है, और बहुत ही कम समय के अंदर मैंने इसको पढ़ा था। तो ऐसा एक ऑप्शन सब्जेक्ट, यूनिक ऑप्शन सब्जेक्ट है फिलोसफी, जिसके अंदर कम समय के अंदर आप इस सब्जेक्ट के अंदर झंडे गाड़ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। अभी कोई जो ज्वाइन करेगा 31 जनवरी से पहले, उसको 30% ऑफ मिल जाएगा फिलोसफी ऑप्शन के ऊपर। दैट्स ऑल। 7 बजे क्लास अटेंड करना। किसकी क्लास है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके ऊपर क्लास है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।